आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं एक क्वेश्चन के साथ। मान लो कि आपने एक अच्छी कंपनी चूज़ की जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी क्योंकि आपको लगा था कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन क्या आपको इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना चाहिए या टाइम टू टाइम आपको चेक करना चाहिए कि वो कंपनी जो आपने सोचा था कि आने वाले दिनों में ऐसा परफॉर्म करेगी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या एक अलग रूट पे जा रही है। मतलब कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है टाइम टू टाइम आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि जो कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसने लास्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं 3 मेन कंपनीज के बारे में जिनका क्वार्टरली रिजल्ट अभी थोड़े दिन पहले आया था और हम डिस्कशन करेंगे कि वो कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या आपको उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, ये 3 कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में जो अभी थोड़े दिन पहले आया था और हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इनका क्वार्टरली रिजल्ट इन लाइन रहा है एक्सपेक्टेशन के या वैसा उतना अच्छा नहीं आया है और वो हमारी इन्वेस्टमेंट को कैसे इंपैक्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम सोच रहे हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। जैसे कि इंडिया को आईटी एक्सपोर्टर बोला जाता है तो इसमें सबसे पहली जो स्टार्ट कंपनी हुई थी उनमें से एक थी इन्फोसिस। और इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करने से पहले मैं वापस जाना चाहूँगा अक्टूबर 2019 में, क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट था इन्फोसिस के लिए। क्योंकि इन्फोसिस का एक शेयर उस टाइम पे अराउंड 800 के लेवल्स पे ट्रेड करता था, कभी 780 पे आता था तो वापस 800 पे चला जाता था। लेकिन अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये शेयर 800 के लेवल से गिर के 630 पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ विसल ब्लोअर्स ने थोड़े एलिगेशंस लगाए थे इनकी मैनेजमेंट के ऊपर। बोला गया था कि इन्होंने कुछ डिस्क्लोजर्स को लोगों के सामने नहीं रखा जो इनको रखने चाहिए थे। इसके अलावा भी थोड़े इश्यूज आए थे सीईओ से रिलेटेड, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स डर के इस कंपनी को एग्जिट कर गए, जिसके चलते अक्टूबर में एक दिन में ये कंपनी थोड़ा नीचे चली गई। और अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो ये एक टाइम पे 630 को टच हुआ, लेकिन अगर मैं वापस इसकी शेयर प्राइस की आज की बात करूं तो वापस ये 780 पे ट्रेड करता है। तो वो इशू क्या था और इस क्वार्टरली रिजल्ट में उस इशू से रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल के आई। तो दोस्तों जब भी किसी कंपनी में कोई भी इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं, कोई विसल ब्लोअर आके बोलता है कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई, तो कंपनी सबसे पहले इंटरनल ऑडिट करवाती है, अपने इंटरनल लोगों से चेक करवाती है कि यहाँ पे कोई इशू हुआ या नहीं हुआ। तो एक क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ एक ये भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि इन्फोसिस ने जो इंटरनल ऑडिट करवाया था उसमें उन्होंने क्लीन चिट दी है अपनी मैनेजमेंट को, अपने सीईओ को, और बोला गया है कि विसल ब्लोअर ने जो भी एलिगेशन लगाए थे वो बिल्कुल गलत थे और वो सही से साबित नहीं हुए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फोसिस के फाइनेंशियल डेटा के बारे में कि फाइनेंशियली डेटा वाइज इन्होंने इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की सेल्स के बारे में तो इन्फोसिस की सेल्स इस क्वार्टर में रही है 23,000 करोड़। और जब भी मैं आपको बताता हूं कि सेल्स को आपको कंपेयर करके देखना होता है कि इस साल कंपनी ने सेल्स कैसा रहा, तो आपको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर कंपेयर करना चाहिए। तो अगर ये क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 का रिजल्ट है तो आपको इसको कंपेयर करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2019 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के साथ। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो इन्फोसिस का जो सेल्स है वो 8% के अराउंड इंक्रीज हुआ इस क्वार्टर में, और ये एस्टीमेट इतना ही किया था एनालिस्ट ने, तो ये जो एक्सपेक्टेशन था उनको इसने मीट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में इन्फोसिस का प्रॉफिट कितना रहा। तो अगर मैं बात करूं कि इन्फोसिस का प्रॉफिट जो इस क्वार्टर में निकल के आया वो है 4400 करोड़ के आसपास, जो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 3600 करोड़ जो इनका लास्ट क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था। दोस्तों इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखते हैं तो, और वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि इनकी सेल्स में से अगर प्रॉफिट इतना आया तो इनका मार्जिन कितना रहा। और अगर किसी कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है और प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज नहीं करता तो वहाँ पे हमें एक रेड फ्लैग दिखता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ थी इनके बिजनेस ऑपरेशंस में। तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहा है और क्या वो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ।
तो अगर मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूं तो इन्फोसिस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 20+% के आसपास है और इस क्वार्टर में भी उन्होंने इसको मेंटेन रखा है। इन्फोसिस इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए और ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए, जिसके चलते इस क्वार्टर में भी जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन था वो मीट हुआ है और उसमें बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इन्फोसिस मेन बिजनेस क्या है, तो दोस्तों इन्फोसिस आप सबको पता है कि मेन आईटी सेक्टर में है और आईटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंपनी के एम्प्लॉयज। और आईटी कंपनीज में एक और पैरामीटर यूज किया जाता है कि इनका एट्रिशन लेवल कितना है, मतलब कि अगर 100 एम्प्लॉयज हैं उसमें से कितने परसेंट एम्प्लॉयज उस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। और इन्फोसिस जैसी कंपनीज अभी तक हाई एट्रिशन को बहुत ज़्यादा फेस कर रही थी, जिसके चलते इस बार उन्होंने जो डेटा दिया है उसके चलते इनका एट्रिशन रेट थोड़ा कम होकर अभी हुआ है 15.5%। तो आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि इन्फोसिस अपने एट्रिशन लेवल को और नीचे कैसे लेके जाता है। इन्फोसिस के बाद बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप से कंपनी की, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आता है पेट्रोकेमिकल का बिजनेस, इनका आजकल का जियो का बिजनेस। तो आज हम बात करेंगे इनके सभी बिजनेसेस के बारे में और बात करेंगे कि दिसंबर के क्वार्टर में इनके सब बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओवरऑल रेवेन्यू की बात करूं तो इस क्वार्टर में इनका ओवरऑल रेवेन्यू निकल के आता है 1,68,000 करोड़। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो तब इनका रेवेन्यू था 1,71,000 करोड़, जिससे हमें पता चलता है कि इनका ओवरऑल रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है 1.4% से। तो अगर हम मेन रीजन की बात करें जिसकी वजह से इनका ओवरऑल रेवेन्यू नीचे गया है वो है O2C बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जो इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिनमें इनका रेवेन्यू इस बार 10% से ज्यादा नीचे गया है। तो मतलब कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक मेन बिजनेस में से रेवेन्यू 10% से नीचे गया तो ओवरऑल रेवेन्यू इनका नॉर्मल कैसे रहा, ओवरऑल रेवेन्यू इनका सिर्फ 1% से कम कैसे गया, मतलब कि इनका रेवेन्यू जो यहां से कम हुआ है इन्होंने कहीं दूसरे बिजनेस से कॉम्पनसेट किया होगा। जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस का बिजनेस अलग अलग डोमेन्स में फैला हुआ है। इस क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है रिलायंस रिटेल ने। अगर मैं बात करूं कि रिलायंस रिटेल का इस बार का रेवेन्यू कितना रहा तो रिलायंस रिटेल का इस बार का रेवेन्यू रहा है 45,000 करोड़ के आसपास। अगर मैं इस रेवेन्यू को कंपेयर करूं लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो इस बार इसमें 25% से भी ज्यादा का इंक्रीमेंट हुआ है। दोस्तों इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एबिटा, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तब निकल के आता है जब हम सेल्स में से मेन कॉस्टिंग को निकाल देते हैं। तो इस क्वार्टर में अगर मैं रिलायंस रिटेल के एबिटा की बात करूं तो इनका एबिटा इस बार इंक्रीज हुआ है 62% से भी ज्यादा से भी। तो मतलब कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया है रिलायंस रिटेल ने, जिसमें इनका सेल्स भी इंप्रूव हुआ है, एबिटा भी इंप्रूव हुआ है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। अगर बात रिलायंस की चली है तो हमें बात करनी पड़ेगी कि जियो ने इस बार कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि रिलायंस जियो को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो अगर मैं रिलायंस जियो के रेवेन्यू की बात करूं तो इस क्वार्टर में रिलायंस जियो से रेवेन्यू रिलायंस का निकल के आता है 14,000 करोड़ के आसपास और उसमें से रिलायंस ने प्रॉफिट अर्न किया है 1,350 करोड़ का। मतलब कि यहाँ पे भी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, यहाँ पे भी ग्रोथ दिख रही है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें हमें देखने को मिल रही है कि रिलायंस इसमें से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले दिनों में यहाँ पे मार्जिन और ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। जब भी हम किसी टेलीकॉम कंपनी की बात करते हैं तो एक पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस सेक्टर में, जिसको हम बोलते हैं RPU, जो हमें बताता है कि उस टेलीकॉम कंपनी को एक सब्सक्राइबर से कितना ऑन एन एवरेज रेवेन्यू मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिलायंस जियो की बात करूँ तो उनका RPU इस बार इस क्वार्टर में है 125 के आसपास। तो यहाँ पे भी थोड़ा ठीक ठाक इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में बाकी जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जियो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा कि उसका फ़ायदा कितने अच्छे से उठा पाएगा। तो अगर मैं रिलायंस एज अ कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका डेट लेवल बहुत ज़्यादा है और इन्होंने बोला था कि आने वाले कुछ सालों में ये अपने डेट को जीरो कर देना चाहते हैं और इन्होंने बोला है कि वो अभी भी उस लाइन पे हैं और आने वाले टाइम में डेट को जीरो करने के बारे में सोच रहे हैं और उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जिसके चलते ये अपने ऑयल बिजनेस में से कुछ स्टेक को सऊदी अरेमको को बेचना चाहती थी। जो उससे पैसा आएगा उससे अपना डेट रीपे करेगी। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो सऊदी अरेमको के साथ इनका डील था वो भी इन लाइन है और आने वाले दिनों में वो भी मटेरियलाइज हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं TCS की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया की बिगेस्ट IT कंपनी। हम बात करते हैं कि इसने पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है या नहीं मीट करता। सबसे पहले मैं बात करता हूं TCS के रेवेन्यू के बारे में कि इनका थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू कैसा रहा। तो अगर मैं बात करूं कि TCS का जो रेवेन्यू थर्ड क्वार्टर में निकल के आता है वो है 40,000 करोड़ के आसपास। मतलब कि ये लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है 6.7% से, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी कंपनी से। तो
इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इसका नेट प्रॉफिट की कि इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट कैसा रहा। तो अगर मैं टीसीएस के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट निकल के आता है 8100 करोड़ के आसपास, जिसका लास्ट अगर मैं क्वार्टर से कंपैरिजन करता हूं तो वो बिल्कुल फ्लैट है, थोड़ा सा इंक्रीज किया है जो बहुत कम है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इस बार इनका नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न की बात आपको देखने को मिल सकती है कि इस कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके देखना चाहिए कि कौन से बिजनेस में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया होगा जिसके चलते इनका नेट प्रॉफिट उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जैसे कि आपको पता है कि टीसीएस एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को हायर करती है, और जब ये बहुत लोगों को हायर करती है तो उसमें बहुत से फ्रेशर्स होते हैं जिनको ये ट्रेन करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय करती है। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आता है जो हमें बताता है कि अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज करती है। तो टीसीएस ने यहाँ पे बताया है कि इन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 30,000 फ्रेशर्स को हायर किया था और उसमें से 93% फ्रेशर्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय कर दिया गया है। मतलब कि इनके पास प्रोजेक्ट में अच्छे ऑप्शंस हैं और जितने लोगों को ये हायर करते हैं उतनों को अच्छे से डिप्लॉय कर पाते हैं, उनको उतने अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि टीसीएस का बिजनेस बाकी कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है और इसमें से एक इनकी बहुत बड़ी मार्केट है यूरोप की। तो अगर मैं इनके यूरोप के बिजनेस की बात करूं तो वो बिजनेस इनका बहुत ही एक हेल्दी परसेंटेज से ग्रो किया है। तो अगर मैं आपको वो नंबर बताऊं तो इनका यूरोप का बिजनेस 15% से ग्रो किया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो हमने बनाया था क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बनाया था ताकि हम आपको एक आइडिया दे सकें कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं या आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो क्वार्टरली रिजल्ट आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको फैक्ट चेक देते हैं कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। और अगर आप कभी भी लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बीच में आप हर क्वार्टरली जाकर उस कंपनी का रिजल्ट देख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलता कि एक क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे आपको किसी कंपनी को बाय या सेल करना चाहिए, लेकिन आपको डिटेल में जाके देखना चाहिए कि अगर किसी कंपनी का इस क्वार्टर में रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है तो वो क्यों आया है। क्योंकि आप उस कंपनी के ओनर हैं, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो आपको एज अ ओनर देखना चाहिए कि कंपनी टाइम टू टाइम कैसा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों जो हमने आज का वीडियो बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था। हम किसी भी वीडियो में बाइंग या सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करते। अगर आप किसी भी कंपनी को बाय या सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी थोरो रिसर्च करें। आप इस वीडियो को एज अ फैक्ट चेक देख सकते हैं और उसके बाद आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि ये 3 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है और आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी ने इस क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, और आप अपना रीज़न भी दे सकते हैं ताकि आपके कमेंट से हमें और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिले। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।